सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी तैयारी को यूं ही जोश जुनून और जज्बे के साथ अपने को जारी रखना है, क्योंकि बच्चों अपने देखते हैं कार्य तो हर कोई करता है, पर जो विशेष ढंग से कार्य करता है, नए तरीके से जो कार्य करता है, वही सफल होता है। तो अपने एक नए तरीके के साथ लगे हुए हैं, विशेष योजना से अपने लगे हुए हैं और सफलता अपने को निश्चित मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में आज अपने आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यदि मैं देखूं तो इसमें दिया हुआ है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके हल है वो यदि उनका अस्तित्व हो तो। कहने का मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 यानी गुणांकों का सहारा लेते हुए अपने उनका अस्तित्व चेक करेंगे, किसी बीजगणित विधि से हल करना है। और उसमें पहला जो क्वेश्चन दिया वो ये है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है कि कोई बच्चा यदि छात्रावास में रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो उसका जो मासिक खर्च जो है उसका एक भाग है, वो तो नियत है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आप कितने भी दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं तो भी आपको देना पड़ेगा, 20 दिन आप भोजन ले रहे हैं तो भी, 25 दिन भोजन ले रहे हैं, वो एक भाग है, वो नियत है। ठीक है, उसकी बात शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। बाकी इस पर डिपेंड करेगा कि छात्र कितने दिन वहां से भोजन ले रहा है। ठीक है, तो दो यहां पर स्थितियां बन रही है, एक तो नियत भाग है और एक कितने दिन भोजन लिया है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपए छात्रावास के व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, यहां पर देखिए आपके दोनों चर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से दोनों चर आपको दिखाई दे जाएंगे बच्चों। तो दोनों चर आपने पहचान लिए हैं, एक्स और वाई क्या है। तो एक्स तो है आपका नियत व्यय और वाई आपको मानना है प्रतिदिन भोजन का मूल्य, वाई मान लेंगे। यानी दो ही कंडीशन ऐसी है जिस पर अपना कुल जो व्यय है वो निर्भर करता है। तो चलिए, तो ये हो गया माना छात्रावास का नियत व्यय। एक्स, ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लेता हूं वाई। प्रतिदिन भोजन का मूल्य वाई। ठीक है, नियत व्यय जो है महीने का वो तो एक्स है और प्रतिदिन भोजन का है वो वाई है। अब देखो स्टूडेंट, एक ही कंडीशन देखो, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी ए के लिए तो नियत तो लगेगा ही लगेगा, उसका एक्स तो लगेगा, चाहे वो कितने दिन वहां रहता है या भोजन करता है। अब वो प्रत्येक दिन भोजन पर डिपेंड करेगा। तो भोजन कितने दिन किया उसने? भोजन किया बच्चों 20 दिन। एक दिन का कितना है वाई, तो 20 दिन होगा 20 वाई। टोटल उसने दिए हैं 20 दिन के 1000 रुपए। तो ये पहली समीकरण बन गई है, इसको समीकरण 1 लगा लेता हूं। ये समीकरण 1 बन गई है। ये तो नियत भाग जो देना ही पड़ेगा और ये आपके भोजन पर डिपेंड करेगा। दो पार्ट्स है इसमें, पहला नियत भाग है और ये भोजन पर डिपेंड करने वाला भाग है। टोटल के 1000 रुपए अदा किए। अब विद्यार्थी बी के लिए चेक करते हैं। विद्यार्थी बी के लिए अब वो ये तरीका कि नियत भाग तो देना ही देना है। अब बाकी जो दूसरा जो भाग है खर्चे का, वो बच्चों उसके भोजन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अपने देख रहे हैं मासिक व्यय के दो भाग है यहां पर। तो देखिए बी ने 26 दिन भोजन किया है तो एक दिन का वाई है तो 26 दिन का 26 वाई, और टोटल कितने दिए हैं उसने? 1180 रुपए दिए हैं। तो ये हो गया बच्चों 1180 रुपए। ये सेकंड हुई है। ठीक है, ये अपने तैयार कर लिए। अब अपने को क्या करना है इसमें, पहले अपने समीकरणों को युग्म बना लिए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बच्चों थोड़ा सा अस्तित्व चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करना है आप समझ गए होंगे। a1 बटा a2 ज्ञात कर लेते हैं, 1 बटा 1 यानी 1 आ गया। b1 बटा b2 ज्ञात कर लेते हैं, 20 बटा 26 यानी 10 बटे 13, तो बराबर नहीं है। अब अपने को यदि ये बराबर है तो C1 C2 चेक करना होता है। ये बराबर नहीं है तो यहीं से अपना कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यहां a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अतः इनका जो अस्तित्व है या यूं कह सकते हैं कि समीकरण है वो संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, संगत है तो इसके हल होंगे। तो हल अपने कौन सी विधि सिलेक्ट करनी है बच्चों? विधियों की यदि बात करूं, कोई बीजगणित की विधि का है
तो कोई बीजगणितीय विधि का मतलब है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्रगुणन विधि। तो यहां पर बच्चों यदि अपने देखें तो वज्रगुणन विधि का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर वज्रगुणन विधि को सिलेक्ट करता हूं। वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि में क्या था बच्चों, अपने सबसे पहले तो ये देखना है कि यहां पर जीरो होना चाहिए, ठीक है। जो तो मैं इसको जीरो कर लेता हूं, तो x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर जीरो। ये देखो पक्षांतर कर लिया, ये समीकरण है। दूसरे में भी यही कार्य करता हूं, x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर जीरो, ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको कैसे अपने वज्रगुणन विधि में तैयार करते हैं। वज्रगुणन विधि में आपने सीखा था, सबसे पहले आपको x लिखना होता है, फिर दूसरा चर ऋणात्मक लिखना होता है जो भी है, फिर अचर के स्थान पे 1 लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर यदि देखें तो ये x ले रहे हैं तो x को छोड़ दीजिएगा, 20 का गुणा माइनस 1180 से, तो 20 गुणा में माइनस के 1180 और बीच में माइनस का निशान। अब देखिए ये हो गया, x को छोड़ के इसका गुणा, अब इनका गुणा, 26 का गुणा माइनस 1000 से, 26 का गुणा माइनस के 1000 से, ये हो गया। अब y वाला है तो y को छोड़ दीजिए, 1 का गुणा माइनस के 1180, फिर बीच में माइनस का निशान लगाना है, 1 का गुणा माइनस 1180, 1 का गुणा 1000, 1 का गुणा माइनस के 1000, ये हो गया। अब 1 वाले को देख रहे हैं तो 1 का गुणा 26 से, 1 गुणा में 26 माइनस 1 गुणा में 20, 1 गुणा में 26, 1 गुणा में 20। पहले ये वाला गुणा अपने हल करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये हो गया है, तो इसको यदि लिखूं तो माइनस के, ये आगे डबल जीरो, एक जीरो यहां से, एक ये हो गई, 8 दूनी 16, 2 और 1 3, 2 एकम 2, और ये हो गया प्लस के 26,000, क्योंकि 26 का गुणा 1000 से करेंगे तो 26,000 आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस के y, ये हो गए माइनस के 1180 और प्लस के 1000, और ये हो गए 26 माइनस 20। इस तरह की कंडीशन मेरे पास बन रही है। तो ये हो गया बच्चों x बराबर x बटा में 26,000 में से 23,600 घटा देना है अपने को। तो देखिए मेरे पास बच जाएगा, प्लस का बचेगा, ठीक है, डबल जीरो, और ये बच गया 4, यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास 2400 प्लस के, और ये हो गया माइनस के y, और माइनस के 180 आ गए हैं, और ये आ गया 1/6। यहाँ पर हमने सीखा था कि y को धनात्मक रखना है, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, यहाँ पर बहुत आसान है। तो x का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2400/6 यानी 400, ये तो आ गया, और y का मान आ जाएगा 180/6 यानी 30। तो अब देखो बच्चों x और y क्वेश्चन में तो कहीं चर्चा नहीं है, ये तो क्वेश्चन में पूछा है उस पर अपने को आंसर अपना कंप्लीट करना होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नियत व्यय और प्रतिदिन। तो अपने देख रहे हैं x क्या था, नियत व्यय, तो छात्रावास का नियत व्यय कितना आ जाएगा बच्चों, नियत व्यय x है तो x का मान है यहां पर 400, तो 400 रुपए, ठीक है। और प्रतिदिन दूसरा क्या है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, वही है ना, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य यदि देखें बच्चों तो 30 रुपए आ गए। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से अपने कंप्लीट किया, और अच्छे क्वेश्चन भी हैं और दैनिक जीवन में काम आने वाले क्वेश्चन भी है बच्चों। तो इस तरह से आज अपने वज्रगुणन विधि को देखते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें दिया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। यदि कोई भिन्न है तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी भिन्न की बात आती है तो अपने उसके अंश और हर दो चर आपको दिखाई दे जाते हैं। तो अंश होगा x और हर होगा y, दो चर आपको मिल गए हैं। यदि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। 1/4 कब होती है, जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो दो कंडीशन बन गई है, दो चर आपको मिल गए हैं। यहां पर आपको देखो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपको यूं लगेगा कि दो चर की तो चर्चा ही नहीं हुई है, पर बच्चों ध्यान रखना है जब भी आपके पास भिन्न का सवाल आता है तो दो चर आपके अंश और हर होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अंश और हर से अपना सवाल। माना भिन्न का अंश
एक्स और हर वाई। तो अब जान गए होंगे भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी बच्चों एक्स बटा वाई। तो भिन्न एक्स बटे वाई, भिन्न को ऐसे ही तो लिखते हैं ना अपने अंश बटा हर के रूप में, तो वही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहली कंडीशन क्या कहती है, इस पे ध्यान देना है। पहली कंडीशन है 1/3 कब हो जाएगी, जब उसके अंश में 1 घटाया जाएगी। अंश है एक्स, एक्स में यदि 1 घटा देते हैं तो देखिए यहां ये है अंश में से 1 घटा दूं मैं, यदि देखो अंश में से 1 घटाया जाता है यहां पर देखिए तो कितनी हो जाती है 1/3, तो 1/3 हो गई है, पहली कंडीशन है ये समीकरण। ठीक है, और दूसरी यदि देखूं 1/4 कब होगी, ये अपनी भिन्न है, वो 1/4 कब होगी, जब हर में 8 जोड़ दिया जाएगा। हर का मतलब वाई में 8 जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों 1/4 हो जाएगी। ये आ गया, इस तरह से अपनी कंडीशंस बनेगी। अब अपने को क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में यदि लेके आना है बच्चों तो वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए वज्र गुणा करते हैं, दोनों तरफ है तो वज्र गुणन करने पर, ठीक है, तो 3 का गुणा x माइनस 1 के साथ और 1 का गुणा y के साथ। इसी तरह इसमें होगा बच्चों 4 का गुणा x के साथ, 1 का गुणा y प्लस 8 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस 3 और y, और ये हो गया 4x y प्लस 8। अपने को पता है बच्चों कि बराबर में अपने को शून्य रखना है, क्यों, क्योंकि अपने वज्र गुणन विधि का उपयोग करने वाले हैं। तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 बन गई है। 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 बन गई है। ठीक है, ये देखो इस पार्ट को उठा के मैंने इधर कर दिया, प्लस का था माइनस ही हो गया, और यहां भी यही हुआ बच्चों, ये y प्लस का था माइनस का हो गया, 8 भी प्लस का था माइनस का, क्योंकि पक्षांतरण का आपने पढ़ रखा है। अब अपने को देखो यदि उनका अस्तित्व है तो आगे बढ़ना है, तो अस्तित्व का मतलब अपने गुणांकों के आधार पर बच्चों इसका चेक करेंगे। कैसे, देखिए a1 बटा a2 3/4। ठीक है, अब b1 बटा b2 चेक कर लेते हैं। तो ये है बच्चों मेरे पास -1, y का गुणांक है वो -1, और यहां पर y का गुणांक -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 में 1 का भाग, तो बराबर नहीं है, तो अपने यहां लिख देंगे यहां a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। यदि ये बराबर नहीं है तो अपने को c1 c2 चेक ही नहीं करना है। ठीक है, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, उनका अस्तित्व है या यूं कहें संगत है। तो अब आगे बढ़ेंगे अपने। तो चलिए बच्चों कौन सी विधि सेलेक्ट करनी है, वज्र गुणन विधि। क्यों, विधि तो कोई सी कर सकते हैं, पर बच्चों अपने अभ्यास की दृष्टि से यदि देखें तो वज्र गुणन विधि का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो मैंने वज्र गुणन विधि सिलेक्ट की है विधि से। बाकी आप कोई सी विधि किससे करेंगे, आंसर तो वही आना है ना। तो वज्र गुणन विधि क्या कहती है, पहला चर फिर माइनस में दूसरा चर और ये अचर आ गया। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो यदि अपने इसको यूं लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये हो गया 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों x का पार्ट लिए तो -1 का गुणा -8 से, -1 का गुणा -8 से, फिर बीच में माइनस का निशान होता है। ठीक है, क्योंकि अपने x को तो ढक लेते हैं, ये रहा। अब देखिए -1 का गुणा -3 से, -1 का गुणा -3 से। अब y है तो y को ढक लीजिए, 3 का गुणा -8 से, 3 का गुणा -8 से, माइनस का निशान, 3 का -8 से हो गया 4 का गुणा -3 से, 4 का गुणा -3 से। अब बच्चों 1 आ गया है तो अचर को ढक लीजिए, इस पार्ट को ढक लूं मैं, तो देखिए 3 का गुणा -1 से, 3 का गुणा -1 से, 3 का -1 से हो गया, और 4 का गुणा भी -1 से है, बीच में माइनस का निशान आएगा हमेशा। ये देखो हर बार मैंने माइनस का चिन्ह लिखा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। x तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 8, ये फिर -3 एकम 3, माइनस y ये आ गया 8 3 24, और ये प्लस में हो गया 4 3 12, ये आ गया 1 -3 प्लस के 4, ये माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस प्लस के 4 आ गए। तो x बटा में 5 और -y बटा में माइनस के 12 और 1 बटा में 1, माइनस से माइनस कैंसिल। क्यों, क्योंकि अपने को यहां पर जो अपना दूसरा जो चर है उसको धनात्मक करना है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो x का मान 5 बटा 1 5 और y का मान 12 बटा 1 12। तो देखो अब अपने से पूछा क्या गया था, अपने से तो भिन्न पूछी गई थी ना, x और y तो नहीं पूछे। x y क्या थे, x y अपने अंश और हर थे बच्चों। यहां पर अपने देखा है
अंश और हर का पता लग गया, तो भिन्न का अंश 5 है बच्चों और हर कितना है 12, तो भिन्न क्या बन जाएगी 5/12। ये अपना आंसर आ गया बच्चों। इस तरह से आपने को बिल्कुल अपना आंसर है और सही ढंग से दर्शा करके अपने को आना है, ताकि अपने को किसी तरह से ये ना हो कि कोई डाउट्स रह जाए इसमें, क्योंकि सवाल में अपने को आंसर तक जो पूछा गया है वो अपने को बताना बहुत जरूरी होता है। एक्स और वाई तो अपने सुविधा के अनुसार अपने तय किए हैं, ठीक है, ये सवाल के भाग अपने बनाए हैं उसको, तो अपने बिल्कुल सवाल को उसके बताए अनुसार जो पूछा है वो आंसर अपने जरूर दे करके आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब लेते हैं अपने इसका पार्ट 3, जिसमें दिया गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में, कोई बच्चा है यश, उसने एक टेस्ट में कितने अंक लिए बच्चों 40 अंक लिए हैं। तो देखो कैसे लिए होंगे, क्या कंडीशन रही होगी उसकी चर्चा करते हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर उसका 1 अंक काटा गया। देखो बच्चों यहां पर यह है कि गलत का मतलब यह नहीं है कि आपको अंक नहीं मिलेगा, यहां पर गलत का मतलब है कि अंक काटा भी जाएगा। यदि आपने एक सही किया है तो 3 गलत कर दिया तो 1 काट लेंगे, 2 एक सही और 1 गलत के 2 ही नंबर मिलेंगे, 3 में से एक का 3 मिल गया, दूसरे का 1 अंक कटेगा, है ना रोचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि इस कंडीशंस में उसको कितने अंक मिले बच्चों 40 अंक उसने प्राप्त किए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि सही प्रश्न पर उसको 4 अंक दिए जाते, 3 की बजाय 4 कर दिए हैं, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते, 1 की जगह 2 कर दिया, 1 अंक बढ़ा दिया है, तो उसको 50 अंक मिलते बच्चों। तो देखो यदि यदि सही का 1 अंक बढ़ा दे और गलत का भी 1 अंक ज्यादा काटे तो उसको 50 अंक मिलते। टेस्ट में कितने परसेंट थे? तो बच्चों यहां पर 2 चर तो अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसा क्वेश्चन है ये बच्चों, इसमें 2 चर है, आपको यही तो देखना है। देखो यहां पर इसने लिखा है कि टेस्ट में कितने परसेंट थे, इसका मतलब कुछ तो यश ने शुद्ध किए हैं, कहने का मतलब सही किए हैं, और कुछ गलत किए हैं, यही तो है सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर। तो सही प्रश्न अपने जो किए हैं और अशुद्ध उत्तर वाले हैं उनका योग पूछा है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 चर अपने यही है बच्चों, सही और अशुद्ध वाले, ठीक है। तो हल माना यश एक बच्चे का नाम है, यश के सही उत्तर x भी x उत्तर उसने सही दिए हैं। सपोज कीजिए 10 का है तो उसमें से 5 उसने हो सकता है सही दिए, और अशुद्ध उत्तर तो ये y अपने से पूछा गया इन दोनों का जोड़, ठीक है। सारे प्रश्न यही तो है, कुछ उसने सही कर दिए होंगे, कुछ उसके अशुद्ध हो गए होंगे, बस यही तो है सारे प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कंडीशन है, ये कह रहा है सही उत्तर के 3 अंक, सही उत्तर उसके x और 1 का 3 मिले तो कुल कितने हो गए बच्चों 3x, ठीक है। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती का मतलब -1 अंक है बच्चों, यहां पर ये ध्यान देना है। ये देखिए 1 अंक की कटौती, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये है -1, इसको -1 अपने मानेंगे। कटौती का मतलब अब क्या है, यदि अपने सीधा गुणा करेंगे तो वो तो मिल गया फिर 1 अंक, तो ये कटौती है, तो माइनस में या प्लस में लिख करके मैं यूं लिख दूं कि y% उसके उत्तर गलत है। तो ये देखिए 3 सही है तो +3 का गुणा x से, और कटौती है तो -1 का गुणा y से। कुल अंक कितने मिले बच्चों उसको 40। इसी तरह अगला देखिए, ये फर्स्ट बना दिए। अगला देखिए सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते, तो सही उत्तर x है उसके प्रत्येक के 4, और अशुद्ध उत्तर के 2 अंक कटते। यहां पर देखिए आप 2 अंक कटते का मतलब -2 से है बच्चों यहां पर, तो y% उसके सही थे और उसके -2 काट लिए हैं, तो कुल मिल गए उसको कितने 50 अंक। ये देखिए ये गलत का है यानी अशुद्ध जो दिया है उसका योग है, और ये सही वाला है इसका योग दर्शा दिया, परंतु वो कटौती है तो उसको ऋणात्मक दर्शाएंगे बच्चों। तो देखिए ये बन गया आपके पास 3x - y = 40, और ये बन गया 4x - 2y = 50, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, वज्रगुण विधि का प्रयोग करना है, तो बराबर में 0 अभी तय कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x - y - 40 = 0, ये समीकरण पहले का रूप तैयार हो गया है। 4x - 2y - 50 = 0। यहां से यदि देखो बच्चों 2 कॉमन भी आ रहा है, यदि वो निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, और नहीं भी निकाले तो भी क्वेश्चन आपका सही रहेगा। पर यदि आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो चलिए 2 कॉमन निकाल लेता हूं। 2x - y 25 = 0, ये हो गया 2x - y 25 = 0। ये समीकरण सेकंड बन गई। अब अपने इनके गुणांकों की चर्चा करें। क्यों? क्योंकि यदि अस्तित्व है तो आगे बढ़ना है। कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है कि अस्तित्व ही नहीं होता, जो शर्त दी जाती है वो फॉलो ही नहीं करते अपने, ठीक है। तो देखिए
ये हो गया A1 बटे A2, तो 3/2, B1 बटा B2, -1 बटा में -1 यानी 1। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने कह सकते हैं यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। यदि ये बराबर नहीं है तो अपने को C1 बटा C2 चेक ही नहीं करना है। अतः समीकरण युग्म संगत है, यानी अस्तित्व है उनका। तो चलिए आगे बढ़े। तो अब कौन सी विधि सिलेक्ट करेंगे बच्चों? वज्रगुणन। तो वज्रगुणन विधि में अपने इनको यूं लिख लेते हैं ताकि समझने में बहुत आसानी रहती है उससे। ये लो बच्चों, मैंने इस तरह से इसको दर्शा लिया है ताकि समझने में अपने लिए बहुत आसान रहेगा ये। तो चलिए अब मैं लेता हूं वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि क्या कहती है बच्चों? पहला चर, दूसरा चर ऋणात्मक रूप से और अचर, ये ले लिया। अब देखिए x है तो -1 का गुणा -25 से, -1 का गुणा -25 से, फिर माइनस का निशान, ठीक है, -1 का -25 से, -1 का -40 से, -1 का -40 से, ये आ गया। अब बीच वाला अपने ढक लेते हैं, y वाला 3 का गुणा -25 से, 3 का गुणा -25 से, माइनस का निशान, 3 का -25 से, 2 का -40 से, 2 का माइनस। वज्रगुणन विधि की यही तो खास बात है, तिरछा अपने को चलना। वज्र का मतलब होता है तिरछा, ठीक है। अब अचर को देखें, 3 का गुणा -1 से और -3 का गुणा -1 से, -2 का गुणा -1 से, बीच में हर बार माइनस लगाना, ये ध्यान रखना बच्चों। तो ये हो गया x बटा में 25 और ये माइनस 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 3 बार माइनस आ गया तो -40, ठीक है, -y 25 दिए 75 माइनस के और ये प्लस के 80 आ गए हैं, और ये हो गया है माइनस के 3 और प्लस के 2, तो ये आ गया बच्चों x बटा में -15 और ये आ गया -y बटा में 5 और ये आ गया 1 बटा में -1। तो यहां पर आपने देखा था बच्चों कि अपना दूसरा जो चर है वो ऋणात्मक लेते हैं, परंतु उसको अब धनात्मक करना है। तो कैसे? x बटा में -15, y बटा में -5 और 1 बटा में -1। यहाँ x का मान आ जाएगा -15 बटा -1 यानी 15 और y का मान आ गया बच्चों -5 बटा -1 यानी 5। तो सही उत्तर तो 15 है और अशुद्ध उत्तर है 5, तो कुल कितने हो जाएंगे? 20 आंसर आएगा। तो देखिए यहां सही उत्तर है 15, अशुद्ध उत्तर जो लैंग्वेज दी है अशुद्ध उत्तर है बच्चों 5। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे बच्चों? 15 + 5। तो यहां पर यह ध्यान देना है अपने को कि कुल प्रश्न पूछे हैं तो इसका सहारा लेते हुए सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर में अपने डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपना सवाल बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। इसी तरह के रोचक सवाल आज अपने सामने हैं, तो इनको अपने हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब अपने बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की, जिसमें एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार A से तथा दूसरी कार है वो B से है। सपोज कीजिए ये 100 किलोमीटर है, तो ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। एक कार तो A से चल रही है और एक B से चल रही है, ठीक है। तो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है तो कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। यदि अब देखिए A और B, ठीक है, यदि वो एक ही दिशा में चलेगी, दोनों एक साथ चलेगी एक दिशा में, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है, विपरीत दिशा में यदि वो चलेगी तो वो 1 घंटे के बाद मिलती है। विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात ही मिल जाएगी वो, ठीक है। अब देखो यदि वो एक साथ चलती है, देखिए इसमें क्या पोजीशन है, कारें 2 कारें हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक कार तो ये है, यूं मान लीजिए, ये मान लीजिए बच्चों एक कार है, ठीक है, ये हो गई ये कार। अब दूसरी कार सपोज कीजिए ये है, इसको मैं दूसरी कार बना देता हूं, ये 2 कार है, ठीक है। यदि ये एक दिशा में चलेगी, सपोज कीजिए इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो ज्यादा वाली आगे निकल जाएगी, पीछे वाली कम रह जाएगी, तो इनकी सापेक्ष जो चाल है वो आपस में घटाने से आएगी। यानी इनकी सापेक्ष चाल, सपोज कीजिए ये 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ये 50 से चल रही है, तो 1 घंटे में इनके बीच की जो सापेक्ष चाल जो कहेंगे वो 50 आ जाएगी। 100 में से 50 घटाएंगे। और यदि ये दोनों विपरीत दिशा में चलती है, कहने को आमने सामने है, सपोज कीजिए यूं है, यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है, अब सपोज कीजिए 50 है, ये इधर आ रही है ये, तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो जुड़ जाएगी। 100 और 50 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इनकी बीच की दूरी है वो कम होती रहेगी। तो जब विपरीत दिशा होती है तो चालें जुड़ती है, और जब एक ही दिशा होती है
तो बड़ी चाल में से छोटी चाल है वो घट जाती है। अपने देखते हैं दो गाड़ियां हैं वो समान चाल से चलने लग जाती है, सापेक्ष चाल शून्य हो जाती है। वो चाहे आपस में उनकी सवारियां वो बात कर सकती है, कोई वस्तु का आदान प्रदान कर सकती है, क्योंकि सापेक्ष चाल शून्य है। दो बसें हैं, सपोज कीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोनों चल रही है तो बिल्कुल बराबर चलेगी, सापेक्ष चाल शून्य। और यही बसें यदि 100 की स्पीड में आमने सामने से आ रही है तो उनकी सापेक्ष चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी एक घंटे में यदि वो 200 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों 100 की स्पीड में आएंगी तो एक घंटे बाद वो आपस में मिल लेंगी दोनों बसें, है ना। तो इस तरह से सापेक्ष चाल के बारे में अपने को जानना होता है यहाँ पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अपने हैं यहाँ पर एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, तो कुल दूरी दे रखी है। तो कुल दूरी है बच्चों 100 किलोमीटर की, ठीक है। एक कार ए से और एक कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात, और यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात दोनों कारों की चाल माना कार ए की चाल क्या मानेंगे बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल यानी दूसरी जो कार है उसकी y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यदि एक दिशा में है, यदि एक दिशा में है तो सापेक्ष चाल, एक दिशा में है तो बच्चों सापेक्ष चाल घट जाएगी। सपोज कीजिए ये कार स्पीड से चल रही है, ज्यादा चाल है, तो x माइनस वाई, अपने को इसको ज्यादा स्पीड वाली कार मान लिया है, ठीक है। और यदि विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल, यदि विपरीत दिशा में है कहने का मतलब आमने सामने से आ रही है तो 100 किलोमीटर वो चलेगी, 100 वो चलेगी, 200 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर देगी, तो इनकी सापेक्ष चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ठीक है। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल, ठीक है। अब देखो अपने समय दिया है तो समय ज्ञात करेंगे। समय कैसे ज्ञात किया जाता है, समय का एक बार सूत्र यदि अपने देख ले बच्चों, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये समय है, ठीक है। तो समय अपने को देखा है, अपने ये अपने अनुसार समय तैयार कर लेते हैं। तो एक दिशा में यदि कारें एक दिशा में चलती है, तो एक दिशा में चलती है तो देखो समय अपने देखें तो दूरी तो है 100 और चाल होगी एक दिशा में तो x माइनस वाई, ये समय आएगा। परंतु अपने समय दिया हुआ कितना है बच्चों, यहां पर यदि देखें तो चलना प्रारंभ यदि कारें 5 घंटे पश्चात, ये रहा 5 घंटे, तो यहां पर आ गया बच्चों 5, ठीक है। समय अपने दूरी बटा समय अपने अनुसार समय देखा, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और सेकंड यदि देखूं, यदि कारें विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, सपोज कीजिए कारें विपरीत दिशा में है तो समय अपने देखें तो दूरी तो वो की वही है 100 और चाल हो जाएगी, अब की बार जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल है उनकी, जोड़ने से आएगी। और समय कितना लगता है, दोनों को समय लगता है बच्चों 1 घंटा, ये देखिए यहां पर 1, ठीक है। अब वज्र गुणा करते हुए अपने इसको तैयार कर लेंगे, तो ये हो गया बच्चों वज्र गुणन करने पर। तो वज्र गुणन में देखें बच्चों तो x माइनस वाई का गुणा हो जाएगा 5 से, 5x माइनस वाई बराबर 100, और यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। ये 5 यहां पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, x माइनस वाई बराबर 100/5, तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। अब यदि देखें बच्चों अपने इसको चेक करेंगे इसका अस्तित्व हो, तो मैं इसको इस रूप में लिख लेता हूं, यहां x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 और दूसरी बन गई x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो पहले तो अपने इसका अस्तित्व चेक करेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। तो अस्तित्व के लिए वही तरीका है बच्चों, a1 बटा a2 1/1 1 आ गया, और b1 बटा b2 तो माइनस 1/1 यानी माइनस का 1, तो बिल्कुल बराबर नहीं है बच्चों, ये बात क्लियर है। यहां a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अतः समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है बच्चों, ठीक है। संगत है तो फिर कौन सी विधि से करना है, वज्र गुणन विधि से, अपने अभ्यास के तौर पर ले रहे हैं बच्चों, वैसे तो कोई सी विधि ली जा सकती है, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि क्या कहती है, पहला चर माइनस पे
दूसरा चर और अचर, ठीक है। तो ये देखिए अब यहां से यदि x है तो x को ढक लीजिए -1 का गुणा 100 से, -1 का गुणा -100 से, फिर -1 का गुणा -20 से, ये देखो बच्चों 1 का गुणा -20 से। अब y वाले को ढक लीजिए 1 का गुणा -100 से और 1 का गुणा -20 से, 1 का गुणा -20 से, बीच में माइनस का निशान आ गया, ठीक है। अब देखिए अचर है तो 1 का गुणा 1 से -1 का गुणा -1 से, 1 का गुणा -1 से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x बटा में 100 प्लस का और 20 प्लस का, ये हो गया, ठीक है। और -y ये हो गया माइनस का 100 और प्लस का 20, और ये हो गया मेरे पास 1 + 1, एक ये हो गया और ये भी प्लस का 1 है। तो ये हो गया बच्चों x 120 -y माइनस के 80 और 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब अपने x का मान यहां से देखें बच्चों, तो x बराबर आ गया मेरे पास 120/2 यानी 60, और y का मान आ गया 80/2 यानी 40। तो ये x और y क्या है? पहली कार की चाल है वो तो x है, और दूसरे का तो कार A की चाल कितनी है बच्चों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और B की चाल है बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से अपने को आंसर है वो दर्शाना होता है। तो अपने सवाल 4 को पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब लेते हैं अपने पार्ट नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाई दी जाती है। चौड़ाई को तो बढ़ा दिया और लंबाई कम कर दिया तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो गया। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को ही, लंबाई को तो 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई। नए टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है। इस तरह के क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से आपको तैयार कर रहे हैं। तो अपने आयु के सवाल कर लिए थे, अपने संख्या वाले सवाल कर लिए, अंकों के बदलने वाले, तो इस तरह के सारे सवाल अपने कर लिए हैं। भिन्न वाले सवाल कर लिए। ये आयत की विमाओं के बारे में यदि दिया है, थोड़ा नया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माना आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई x मान ली और चौड़ाई y मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा में चौड़ाई। इसका मतलब क्षेत्रफल हो गया xy, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का ध्यान अपने को रखना है। तो ये क्षेत्रफल हो गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है? यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें। देखो पहले तो अपने को क्षेत्रफल को समझना है कि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा है। तो चलिए मैं क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करता हूं कि पूर्व का क्षेत्रफल है वो xy, लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल xy है। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल xy है। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई तो 5 इकाई कम कर दी गई है, और चौड़ाई है वो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई है उसको 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल, इसका मतलब इनका गुणा आपस में। पहले जो क्षेत्रफल था वो xy था, ठीक है। जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है वो xy है, ये रहा। अब इस xy ये तो कम रह गया, क्योंकि ये कब था xy? ये तब था जब लंबाई x थी और चौड़ाई y थी, तब था ये xy। अब ये बराबर नहीं है। कितना है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया है, तो इसको 9 वर्ग इकाई कम करना है, तब ये बराबर होगा। क्योंकि ये क्षेत्रफल अपने देखे लंबाई और चौड़ाई में यदि परिवर्तन किया तो ये कम हो गया, तो अपने इसको भी कम करेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी कंडीशन से देखिएगा बच्चों, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे। दोनों को बढ़ाना है, लंबाई को तो 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, ठीक है। तो पहला जो क्षेत्रफल है उसकी क्या कंडीशन रहेगी? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसका जो पहले से क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ये xy से बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 67। तो इसको भी 67 बढ़ा दीजिएगा, ये, ठीक है। 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x का गुणा y से xy, और 3 का गुणा x से, -5 का y से, और -5 का +3 से, -15 xy -2। xy से xy कैंसिल हो गया। ये पूरा पक्षांतरण कर लेते हैं अपने, क्योंकि अपने वर्गमूल विधि को सिलेक्ट करेंगे। तो 3x - 5y -15 +9 = 0। ये हो गया 3x - 5y
और यहाँ पर आ गया मेरे पास 9 और 6 15, ये बन गई ये समीकरण 1। इसी तरह उसको देखते हैं x का गुणा y से xy, ये हो गया 2x 3y प्लस 6xy और 67, xy से xy कैंसिल, ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस के 67 आ जाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि उस साइड में प्लस के, इस साइड में आगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो गया 2x प्लस 3y और ये हो जाएंगे माइनस के 61 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट थी, तो ये सेकंड हो गई। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इसके अस्तित्व की जांच करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो वही तरीका होगा बच्चों, a1 बटा a2 3 बटा में 2, b1 बटा b2 माइनस 5 बटा में 3 प्लस का 3। ठीक है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, यहां से अपने को दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल अस्तित्व है। यहां a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब देखिए यदि समीकरण युग्म संगत है तो फिर इसको हल करना है अपने को। तो हल कौन सी विधि से करेंगे? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि के लिए पहले तो मैं इसको सही क्रम में जमा लेता हूं, तो यहां से लिख देता हूं, चलो यहां विधि का नाम लिखते हुए वज्र गुणन विधि से। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास, समीकरणों को सही क्रम में जमाऊं तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी है 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। तो अब अपने देखते हैं कि वज्र गुणन विधि में सबसे पहले तो आता है x, ठीक है, फिर दूसरा अचर ऋणात्मक और फिर अचर। ठीक है, अब देखो x है तो x को ढक लीजिएगा, माइनस 5 का गुणा माइनस 61 से, माइनस 5 का गुणा माइनस 61 से, फिर माइनस का निशान और 3 का गुणा माइनस 6 से। y को ढक लीजिए 3 का गुणा माइनस 61 से और माइनस का निशान, ठीक है, 2 का गुणा माइनस 6 से। अब इसको ढक लीजिए 3 का गुणा 3 से, माइनस का निशान 2 का गुणा माइनस 5 से, ये आ गया। तो ये हो गया x बटा में, ये प्लस में बन गया, तो 6 पंजे 30 305 और ये भी प्लस का आ गया 18, ये आ गया माइनस y, ये आ गया अपने पास 6 तिये 18 और 3 एकम 3, ये हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, वो भी प्लस का है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, x बटा में 323 माइनस y बटा में माइनस के 171, 3 में से 2 गया 1, 18 में से 1, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और 1 बटा में 19। यहाँ से x का मान यदि ज्ञात करें 323 में 19 का भाग देते हैं तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, तो 19 एकम 19। ठीक है, तो ये बच गया मेरे पास 19 का यदि भाग देके देखे बच्चों, यहाँ से देखो 19 एकम 19, ये आ गया 3, 19 7 133, ठीक है, तो ये 17 आ गए 17। और y का यदि देखें तो 171 बटे 19, तो ये 9 पर जाएगा, 19 निमा 171। तो यहाँ देखिए x और y क्या था? लंबाई। ठीक है, तो आयत की लंबाई तो है 17 इकाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 9 इकाई। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से अपने इसको आंसर निकालना है। तो मेरा विश्वास है कि 3.5 के सवाल भली भांति आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं।